हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, बीएमसी द्वारा संचालित ये माध्यमिक शिक्षण विभाग के ऑनलाइन टीचिंग में आज मैं विश्वम्बर, जो कि गुफा मनपा हिंदी माध्यमिक शाला जोगेश्वरी में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज बच्चों मैं आपके साथ भूगोल विषय का अध्ययन करने वाला हूँ। भूगोल विषय में बेटा आज हम लोग पाठ 10वां, आपको याद होगा पाठ 10वां, जिसका नाम है नगरीयकरण। नगरीयकरण को करण मतलब नगर बनने की प्रक्रिया। नगरीकरण का मतलब होता है बेटा नगर बनने की प्रक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल नगरीकरण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है अर्बनाइजेशन। नगर के लिए, शहर के लिए इंग्लिश का एक शब्द है अर्बन। तो अर्बन से बन गया है इसका अर्बनाइजेशन। उसी तरह जैसे नगर नगर एक संज्ञा है, उसका नगरीकरण मतलब उसकी क्रिया विशेषण अव्यय बन गया है। ठीक उसी तरह नगरीकरण का इंग्लिश में वर्ड है अर्बनाइजेशन। ओके बेटा, तो आज हम देखेंगे नगरीकरण की परिभाषा क्या है, नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण के क्या लाभ हैं अलग अलग, और नगरीकरण की क्या समस्याएं हैं। इन सभी मुद्दों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन किया हूँ। मैंने आप लोगों के सामने एक पीडीएफ ओपन किया, आप लोग देख रहे होंगे, उसमें लिखा है बाकायदा नगरीकरण की परिभाषा। तीन परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से हम लोग एक पहली परिभाषा है हमारे इंडियन एक्सपर्ट, जो हमारे इंडियन शिक्षण तज्ञ है जिनका नाम है श्रीनिवास, उनके द्वारा परिभाषा दी गई है नगरीकरण की। और दूसरी परिभाषा एक विदेशी शिक्षण तज्ञ जिनका नाम है किंग्सले डेविस, उन्होंने परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है बेटा, जब आप किसी चीज की परिभाषा पढ़ते हो ना, किसी चीज की जब आप परिभाषा पढ़ते हो किसी प्रक्रिया की, तो आप उस प्रक्रिया से धीरे धीरे अपना परिचय बढ़ाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से फ्रेंडशिप करना है तो मैं पहले उसका नाम पूछूंगा, अपना नाम बताऊंगा, उसका परिचय पूछूंगा, वो कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, सो एंड सो। ठीक उसी तरह जब आप किसी प्रक्रिया की परिभाषा को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। जैसे कि क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है। ओके बेटा, ये एक आपके दिमाग में परिभाषा पढ़ते समय दूसरी तरफ ये पिक्चर ऑटोमेटिक को क्रिएट होने लगेगा। तो हम लोग देखते हैं परिभाषा बेटा। श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण की परिभाषा है, नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं, वरना सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। श्रीनिवासन जी कहते हैं कि नगरीकरण का मतलब केवल एक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि ही नहीं है, जनसंख्या वृद्धि ही नहीं है एक क्षेत्र की, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। अभी अगर दो बातें इसमें क्लियर हो रही होंगी। पहली बात तो कि जनसंख्या की वृद्धि मतलब नगरीकरण आप उसे कह सकते हैं जहां पर जनसंख्या से वृद्धि है। उसके साथ ही साथ श्रीनिवासन के अनुसार उसके साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। तो इसमें बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो विशेषताएं इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पहली विशेषता जनसंख्या वृद्धि, इसको आप विशेषता में भी लिख सकते हैं, इसको आप समस्या में भी लिख सकते हैं। और फिर बाद में सामाजिक आर्थिक विकास संबंधों से परिवर्तन है। तो मैंने कहा था जैसे कि जब भी आप कोई परिभाषा पढ़ते हैं किसी प्रक्रिया की, किसी चीज की, तो उस परिभाषा में उसकी उस प्रक्रिया के बहुत सारे लाभ और बहुत सारे नुकसान, उन सभी विशेषताओं को इंक्लूड किया जाता है, समावेशित किया जाता है। ओके बेटा, अभी देखते हैं हम लोग दूसरी परिभाषा किंग्सले डेविस के अनुसार। नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रक्रिया है इनके अनुसार, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित करता है। आप देखेंगे डेविस की जो परिभाषा है उसके अंदर इन्होंने सीधा लिख दिया है कि खेत से उद्योग की तरफ जाने वाले परिवेश को, परिवेश मतलब आसपास के एरिया को, इलाके को, जगह को हम नगरीकरण से पहचानते हैं। मार्विन ओल्सन के अनुसार नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती है। आप देखेंगे जो पहली परिभाषा है हमारी श्रीनिवास, उसके अंदर स्पष्टता ज्यादा है।
उसके अंदर किंग्सले की बात भी आ गई है कि भाई खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होना, मतलब आर्थिक संबंधों से बात होती है, परिवर्तन होता है। और दूसरे जो मार्विन ओल्सन है, जिन्होंने कहा है कि समाज के आकार मतलब जनसंख्या और शक्ति, शक्ति मतलब सामाजिक और आर्थिक शक्ति, इसमें वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे स्पष्ट रूप से जो आपकी पहली परिभाषा है वो काफी परिपूर्ण है। तो हम लोग इसी परिभाषा को देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। ये परिभाषा आपकी किताब में नहीं है बच्चों, ये परिभाषा आपको रट्टा नहीं मारनी, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देख लीजिए, ताकि इससे क्या होगा बेटा, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो ना, जैसे आप गणित है, गणित जैसे आप गणित को लसावी निकालना है, मसावी निकालना है, तो लसावी मसावी वही बच्चा निकाल सकता है जिसको पहाड़ा आता हो ना, जिसको भाग आता हो। अब जिसको पहाड़ा और भाग नहीं आता, उससे हम ये अपेक्षा ही नहीं रख सकते कि वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सके, नहीं कर सकता है। तो ठीक उसी तरह, जिस तरह गणित कोई भी विषय है, जब उसको अच्छे पढ़ना है स्टैंडर्ड लेवल पे, तो उसकी बेसिक बातों को आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरह जब भी आप कोई ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा, तो जब भी आप परिभाषा, बहुत तकनीकी शब्द होते हैं, बहुत उबाऊ लगता है, बहुत पकाऊ लगता है आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ, लेकिन जब आप परिभाषा को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी इसी में ही स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विशेषताएं और हानियां, ये सारी बातें इसी में स्पष्ट हो जाती है। सारी नहीं तो कम से कम मैं कह सकता हूँ 50% तो एग्जैक्टली हो ही जाती है। तो श्रीनिवासन के अनुसार यह है कि एक सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि तो होती ही है, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक में परिवर्तन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जनसंख्या ये परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे देखते बेटा। अब ये देखिए विशेषता, परिभाषा भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, विशेषता भी आपके टेक्स्ट बुक में है, लेकिन अलग से नहीं लिखा हुआ है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो ये सारांश यही निकलेगा। नगरीकरण को कैसे आप पहचानोगे, नगरीकरण है क्या, कैसे आप समझा सकते हो किसी को या जवाब दे सकते हो कि भाई नगरीकरण मतलब होता क्या, नगरीकरण किसे कहोगे। तो बेटा उससे सरल शब्दों में कह दो, जैसे कि जनसंख्या के आधार पे हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़े महानगर होते हैं, फिर नगर होते हैं, नगर जिनको शहर के नाम से जानते हैं, फिर गांव होते हैं, फिर उसके बाद में देहात या कस्बे होते हैं। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या क्या होती है कि जहाँ ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, जहाँ जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जा सकती है, उसको हम नगर कह सकते हैं, उसको हम शहर कह सकते हैं। अभी जनसंख्या वहां पर ज्यादा क्यों पाई जाएगी बेटा, तो जनसंख्या वहां पर ज्यादा कुछ कारणों की वजह से पाई जाएगी। क्या कारण है वो हम लोग इसमें समझेंगे। तो पहला लिखा है नगरीकरण की प्रमुख विशेषता, उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। बड़े नगरों में, शहरों में, गांव से बड़ा जो होता है कस्बा, कस्बे से बड़ा जो होता है नगर, तो गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को हम लोग नगरीकरण कहते हैं। गांव से शहर मतलब शहरों में फैक्ट्रीज होती है, उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधे खुलेंगे तो लोग वहां पर काम करने जाएंगे। अभी उद्योग धंधे खुलेंगे, लोग वहां पर काम करने जाएंगे, तो सीधी बात है लोग वहां पे रुकना भी चाहेंगे, रोज रोज गाँव आएंगे नहीं। तो रोज रोज वहां पे आएंगे नहीं गाँव, तो वहां पे रुकना जाएंगे। तो रुकने लगेंगे तो वहां पर बाजारों की आवश्यकता बढ़ेंगी, वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ेंगी, बाजार केंद्र खुलेंगे और भी कई व्यवसाय खुलेंगे। आप देखेंगे ना, इन शॉर्ट, जहाँ फैक्ट्री खुलती है, धीरे धीरे वहां पे कुछ दिनों बाद में गांव और बस एक समाज धीरे धीरे वहां पे विकसित होने लगता है। तो श्रीनिवासन की प्रक्रिया परिभाषा में ये बात आप स्पष्ट होती है कि भाई नगरीकरण सिर्फ जनसंख्या की वृद्धि ही नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी है, संबंधों से परिवर्तन भी है। नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। अगर सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि भाई नगरीकरण किसे कहा जाता है, तो गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आपके देहात में कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आप कानपुर चले जाओगे, आप लखनऊ चले जाओगे, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज मिलेंगी, वहाँ पे कारखाने मिलेंगे, वहाँ पे बस्तियां घनी होंगी, वहाँ पे यातायात के साधन होंगे, वहाँ पे गांव की तुलना में सुख सुविधाएं अधिक मात्रा में होंगी। उसी को हम नगरीकरण कहते हैं। ओके बेटा, और हम लोग जहाँ पर है, जिस शहर में है, मुंबई जैसे शहर में, इसको महानगर कहते हैं। इसमें और अधिक सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक। ओके,
सुपर फैसिलिटीज है यहाँ पे कहते हैं ना, और सुपर हाइपर फैसिलिटी, यहाँ पे सुपर नहीं हाइपर फैसिलिटी। आपको यहाँ पर मेट्रो मिलेगी यातायात के लिए, 24 घंटा आपको मेट्रो है, लोकल है, रिक्शा है, टैक्सी है, कैब सेवा है, हॉस्पिटल्स है, 24 आवर्स मेडिकल स्टोर है। हर एक चीज की सुविधा आपको शहर में मिल जाएगी, महानगर में मिल जाएगी। भारत में आपको पता होगा कि 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। ओके बेटा, अब नगर में देखिए क्या है, नगरीकरण की प्रक्रिया में नए नगर बनते हैं और महानगरों की उत्पत्ति होती है। बराबर है, नए नगर बनेंगे और महानगरों की उत्पत्ति होती है। कम स्थानों में अधिक निवास करते हैं, है ना। गांव में कैसा होता है कि एक आदमी का कितना बड़ा घर होता है, उतने लोग उसमें नहीं रहते हैं, और द्वार कितना बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही घर है 10 बाई 10 का, उसी में 20 लोग समाये रहते हैं। ये शहर है, ओके, ये नगर है। अधिक कम जनसंख्या, कम स्थान में अधिक लोगों का वास होना, ये एक विशेषता है। नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में निवासरत व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को आत्मसात करते हैं, है ना। नगरीय जीवन शैली को आत्मसात करते हैं। अभी जब हम लोग नगर में रहने लगते हैं तो सही बात है, जैसा देश वैसा भेष। तो हम लोग गांव की परंपरा, गांव की रीति रिवाज को उतना ना फॉलो भी करते होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन शैली है, वो अधिकतर हम देखेंगे शहरी लोगों की तरह हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे गांव में लोग सुबह उठते थे तो दातून करते हैं, अब यहाँ पे लोग ब्रश करते हैं। तो गांव में भी लोग ब्रश करने लगे हैं। पहले तो लोग दातून करते थे, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि जो गांव से शहर आए थे, और जब वो शहर आए तो यहाँ दातून ना करते हुए यहाँ ब्रश करने लगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रश ये शहर का शैली था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शहर का यही है, यहाँ पे ब्रश किया जाता है, टूथपेस्ट किया जाता है। तो यही लोग जब गांव जाने लगे तो ये गांव अपना टूथपेस्ट और ब्रश गांव भी लेकर जाने लगे। तो धीरे धीरे गांव के लोगों को वो ज्यादा उचित लगा कि भाई कौन दातून तोड़ेगा, कौन नीम तोड़ेगा वो बड़ी सी लकड़ी लेके, है ना। इससे अच्छा है कि एक 10 रुपए वाला टूथपेस्ट लो और एक ब्रश लो, उस पर लगाओ और घसते रहो दांत। ऐसे देखेंगे आप बहुत सारी, एक ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ, जैसे कि हम गांव खेड़ों में सुबह उठ के नाश्ता हमारा वहाँ पर अलग होता है। कच्चे फूड होते हैं वहाँ पे, रॉ, जैसे चना है भिगोया जाता है, दाल है भिगोई जाती है, गुड़ के साथ पे और बहुत सारी चीजों के साथ में खाया जाता है। ओके, सब्जी खाई जाएगी, चपाती खाई जाएगी। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भाई नाश्ता भी अलग, सैंडविच चाहिए, ओट चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को इडली चाहिए, किसी को वड़ा चाहिए। तो आप देखेंगे ना, कपड़ों में भी बहुत सारी चीजों में यहाँ पर नगर और देहात में देखेंगे बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाता है। लोगों की जीवन शैली में, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लोगों के व्यवहारों में भी काफी परिवर्तन आ जाता है, लोगों की भाषा में परिवर्तन आ जाता है। हम आप यहाँ पर एक जो करंट है, जो जो यहाँ पर चल रहा है उसी को यूज करते हैं। लेकिन जब हम गांव खेड़ों में जाएंगे तो अपनी बोली भाषा में बात करते हैं। ओके बेटा, शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षितों की संख्या का अनुपात उतना नहीं होता है जितना शहरों में होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बेटा आपको जगह जगह पर स्कूल, जगह जगह पे कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है और लोगों के पास पे करने की क्षमता भी होती है। गांव खेड़ों में तो पहली बात तो दूर दूर स्कूल होते हैं, 9वीं 10वीं के तक तो चलो कर लिया, उसके बाद में फिर कॉलेज के लिए हमें फिर बड़े दूर बाजार में जाना पड़ता है जहाँ कहीं बड़ा जगह हो। फिर उसके बाद में और वो हाई फाई पढ़ाई करनी हो तो फिर हमें शहरों में जाना पड़ता है। तो इसके लिए लोग उतना नहीं एफर्ट कर पाते हैं। ओके बेटा, अगला देखिए, अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परिवर्तित होने लगते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्म को लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। ये देखिए नवा पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग बहुत देखो गांव खेड़ों में लोग बहुत वो करते हैं कि भाई मैं इसके घर पे खाऊंगा, मैं उसके घर पे नहीं खाऊंगा, ये फलाना है, मैं फलाना हूँ, है ना, ये वो खाता है जो मैं नहीं खाता हूँ, ये अच्छा नहीं है। तो लेकिन ये शहर में पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं पॉसिबल है ना। विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर शहरों में होटल में काम करने वाला जो है,
जो होटल में खाना बना रहा है, जो सामान ला रहा है, वो कोई बड़े कुल का नहीं होगा, वो कोई बड़े घर का नहीं होगा, वो कोई गरीब या कोई एकदम गरीब ही होगा ना जो ऐसी जगहों पर काम करेगा। और फिर वो हम वहां पर मना नहीं कर सकते कि भाई मैं उसके घर का नहीं खाऊंगा। ये शहर है, यहाँ पर ये सब जो बाइस होते हैं, जो एक तरह का गांव खेड़ों में देखा जा सकता है जातिवाद धर्मवाद, वो यहाँ पर आपके यहाँ पर शहरों में नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर सामाजिक एकता देखी जाती है बेटा। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं यहाँ पर। हम हिंदू लोग मुसलमानों के त्योहारों में उनको विश करते हैं, और वो भी हमें हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। तो हम गणपति विसर्जन करते हैं, दुर्गा का गरबा दांडिया रास करते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके कई सारे त्योहार कई सारे मज़ारों में हम भी जाते हैं। तो ये सामाजिक एकता देखी जा सकती है। और सबसे बड़ा अद्भुत आप देखेंगे कि माउंट मेरी का एक मेला लगता है बांद्रा में। इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होती है। मैंने इतना नाम सुना था, मैंने कोशिश की एक बार जाने की। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 2 घंटे लग गए चर्च में एंटर होने के लिए। इतना रश। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग थे वो सारे के सारे तो क्रिश्चियन नहीं थे, मेला घूमने आए थे। तो वहां पर ये लोग, ये देखो गांव में होता तो हम लोग बोल सकते थे अरे भाई आप वो दूसरे समाज में जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो नगरीकरण का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक सबसे बड़ा लाभ है सामाजिक एकता। ओके बेटा, सामाजिक एकता ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है। औद्योगिकरण, उद्योग बढ़ते हैं, व्यवसाय बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेंगे, तो सीधी बात है आधुनिकीकरण बढ़ेगा। आधुनिकीकरण बढ़ेगा मतलब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये सब हो गए लाभ। अभी आप लोगों ने देखा नगरीकरण की विशेषता है। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए आप एक स्लाइड देखिए। सच्चे मायने में तभी होगी देशभक्ति जब एक होकर हम दिखाएंगे एकता की शक्ति। यूनाइटी यूनाइटी यूनिटी यूनिटी सॉरी यूनाइटी नहीं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप देख रहे होंगे एक पंजे में 4 उंगलियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके फोटो हैं, और एक मुट्ठी बनाई है, मुट्ठी पे लिखा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये भारत की सबसे बड़ी पहचान है कि विविधता में एकता। सही मायनों में तभी होगी देशभक्ति जब एक होकर हम दिखाएंगे एकता की शक्ति। तो सबसे बड़ा लाभ बेटा नगरीकरण का, अगर सबसे बड़ा लाभ है तो सामाजिक एकता है। और ये चित्र आपको बताता है सामाजिक एकता के बारे में। अभी मैंने डिस्कस किया कि जैसे भाई अगर कहीं नगर बनना बसना चालू हुआ होगा, नगर बसने की प्रक्रिया होता है। जैसे कि आपने इतिहास पढ़ा होगा बहुत साल पहले, जब हम लोग यायावरी काल में जीते थे, यहाँ वहाँ खाने के लिए भटकते थे, और तब धीरे धीरे हमने पाया कि जमीन में से अनाज होता है, और फिर नदी के किनारे हम बसने लगे, रुकने लगे, तो वहाँ पर बहुत सारी सभ्यता का विकास हुआ। तो उसी को हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया, है ना इतिहास में। तो उसी तरह धीरे धीरे गांवों का उद्योग, गांव के लोग शहरों की तरफ जब पलायन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, पलायन करना स्थानांतरण करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, माइग्रेशन। तो जब गांव के लोग शहरों की तरफ आने लगे, तो धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा, और यही नगरीकरण होने लगा। अब गांव के लोग शहर क्यों आने लगे? तो बेटा गांव के लोग शहर क्योंकि उन्हें नए उद्योगों की तलाश थी। नए उद्योगों की तलाश क्यों करनी पड़ी? क्योंकि गांव में ज्यादातर आप देखेंगे कुछ गिने चुने ही व्यवसाय हैं। जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो हमारे जितने प्राथमिक श्रेणी के जो भी व्यवसाय है, प्राथमिक श्रेणी आपको अगर मैं बताना चाहूंगा तो प्राथमिक श्रेणी मतलब वो होता है कि प्राथमिक व्यवसाय उसे कहते हैं कि जिसका संबंध सीधे नेचर से होता है, जिसका संबंध सीधे प्रकृति से होता है। फॉर एग्जाम्पल खेती हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, है ना। ये सब बेटा आप देखेंगे, खेती जो है, मछली पकड़ना जो हुआ, और पशुपालन जो पालते हैं, ये सब चीजें गांव में की जा सकती है। लेकिन और ये सब का एक सीजन होता है, खेती का एक सीजन होता है ना। आप तुरंत आपको फायदा नहीं मिलेगा, और फायदा मिलेगा ही ये भी कहा नहीं जा सकता। और जितनी लागत होती है उतना फायदा हो ये भी पॉसिबल नहीं है। और मत्स्य पालन का भी उतनी सुविधा होनी चाहिए, तालाब होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए,
फिर बाद में पशुपालन के लिए जगह होनी चाहिए, चारा होना चाहिए, समय देना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें थी। तो लोगों को जब ऐसा लगा कि उनको और भी व्यवसाय की तलाश करना चाहिए, तो उन लोगों ने शहर की तरफ पलायन किया, क्योंकि वहां पर उद्योग थे, कारखाने थे, फैक्ट्रियाज थी, जहाँ पर लोगों को काम धंधा मिलेगा। जब काम धंधा मिलेगा तो हाथ में दो पैसे आएंगे, हाथ में जब दो चार पैसे आएंगे तो उससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ओके बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं अगर कहीं नगर बसने की प्रक्रिया मतलब कहीं अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में काम करने वाले अगर गांव से शहर जाएंगे तो वहीं कहीं रहने की भी सुविधा करेंगे। अब रहने लगेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दवाई पानी कराएंगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्कूल खुलने लगेगा, धीरे धीरे हॉस्पिटल खुलने लगेगा, यातायात के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। अभी गांव से गए हैं शहर तो गांव वालों से बात भी करेंगे, तो वहाँ पर संदेश, जिसको हम लोग टेलीफोन कहते हैं, अभी तो टेलीफोन नहीं, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, इंटरनेट पे सब जी रहे हैं 4G पे। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो बेटा। ओके, ये सारे मुद्दों को, इन सारे पॉइंट्स को आप क्रमानुसार नागरिकरण के लाभ, पहला पॉइंट सामाजिक एकता में लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे नागरिकरण के लाभ का दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या होता है बेटा? तो आधुनिकीकरण में आपको दिखा दूं, एक सेकेंड, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये मोबाइल है, सब जगह कनेक्शन है, टावर है, नेटवर्क है, पीसी चल रहा है, मैसेज जा रहा है, देख रहे हैं ना आप? सैटेलाइट्स का चित्र है ये, देखिए देखिए कितनी बड़ी इमारत है ना? गगनचुंबी इमारत इसे ही कहते हैं, जो गगन को चूम ले, है ना? अब इसमें लोग ऊपर तक कैसे जाते होंगे? पैर से चढ़ के थोड़े ना जाएंगे सीढ़ी पे, लिफ्ट में जाएंगे ना। तो ये लिफ्ट हो गई। फिर यहाँ पे कार पार्किंग की फैसिलिटीज होगी। इसके अंदर आप देखोगे, बिल्डिंग्स के अंदर आपको स्विमिंग पूल होगा, स्विमिंग पूल के साथ साथ यहाँ पे जिम्नेजियम होगा, जिम होगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। एक बिल्डिंग में ही सुपर मार्केट भी होगा। आपको कहीं आने की जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोन उठाओ, ऑर्डर करो, सब सामान आपके घर पे आ जाएगा। आपको इंटरटेनमेंट करना है, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है, तो आप बिल्डिंग में ही चले जाओ, जिम है जिम कर लो, स्विमिंग पूल है स्विम कर लो। ये सारी सुविधाएं, आधुनिकीकरण शहरों में ही होता है ना बेटा। ये देखिए मॉल, है ना? आप अगर खरीदारी करने, आपको याद होगा, अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको भाजी लेनी होगी तो भाजी वाले के पास जाएंगे, ग्रोसरी का सामान लेना है तो जनरल स्टोर में जाओगे, कपड़े लेना है तो कपड़े वाले के पास जाओगे। आप कितना चलोगे फिरोगे, पूरी बाजार घूम लोगे। लेकिन अभी मॉल आ गया। मॉल में क्या है कि आप घुसो एक बार, बस चारों तरफ ठंडी हवाएं, एसी चालू है, और सारी दुकानें आपको एक ही बिल्डिंग में उपलब्ध हो जाएंगी, पूरा मार्केट घूमने की जरूरत नहीं है। ये होता है बेटा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि तीन बातें होती है, एक तो ज्ञान होता है, एक तो कौशल होता है, जानकारी। भाई मुझे किसी चीज की जानकारी है, मुझे लकड़ी का काम करने आता है, मुझे सोफा बनाने आता है, मुझे दरवाजा बनाने आता है, तो किसी मेरे दोस्त ने जो शहर में रहता है उसने मुझे बताया कि शहर में एक नई बिल्डिंग बन रही है, वहां पर लकड़ी का काम की जरूरत होगी, कारीगर की जरूरत होगी, तो मैं उसके साथ में गांव से चले जाता हूँ शहर में, और फिर वहां पर ये काम करने लगता हूँ। तो ये आप कह सकते हो कि सर ये तीन चीजों के आधार पर आधुनिकीकरण को देखा जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, ज्ञान, कौशल और जानकारी। ओके बेटा, सारी सुख सुविधाएं। और तीसरा पॉइंट है सुख सुविधाएं, है ना? देखिए, ये देखिए अगला स्लाइड आपको दिख रहा होगा, एक थिएटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। थिएटर में बहुत सारे लोग बैठे हैं और स्क्रीन पे पिक्चर चालू है, मास्टर। ओके, ये सब ये गांव में आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? देहात में कहाँ थिएटर होता है? होता भी होगा तो इतना मल्टीनेशनल थिएटर है, मल्टीनेशनल थोड़ा ना होता होगा, वहां पे इतना सारा एसी होगा, इतना बड़ा बड़ा साउंड होगा? नहीं होगा। उतनी गद्देदार कुर्सियां नहीं होंगी। अगर होगा भी तो एक नॉर्मल चेयर्स होंगी लकड़ी वाली, जिसमें कीड़े मकोड़े या खटमल होंगे, खून चूसते होंगे। शहरों में देखो, है ना? ये बताया गया है नागरीकरण के लाभ। तो ये थे नागरीकरण के तीन लाभ। सबसे पहला आपने देखा सामाजिक एकता, और दूसरा आधुनिकीकरण, और तीसरा सुख सुविधाएं। और सुख सुविधाओं में बेटा देखो क्या होता है कि जब आपके पास में पैसे आएंगे तो सीधी बात है आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाओगे।
और नगरीकरण में, नगरों में क्या होता है कि हर चीज की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप चाहे यातायात, अभी जैसे मैंने बताया, आप जब चाहे तब आप कैब बुक कर सकते हो अपने मोबाइल से। कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ऑर्डर देके सामान मंगा सकते हो, प्राय अमेजोन पे, प्राय फ्लिपकार्ट पे। बहुत सारी सुख सुविधा ये सब शहरों में उपलब्ध होती है ना बेटा, ये गांव में नहीं उपलब्ध है। ओके, तो ये नगरीकरण के सब हो गए लाभ। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे किसी चीज का लाभ होता है तो लाभ जब होने लगता है तो कुछ उसके साथ में समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखते हैं नगरीकरण की क्या समस्याएं होती है ना। तो सबसे पहले नगरीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? जब लोग गांव से निकल के शहर में आते हैं। जब लोग गांव से निकल के शहर में आएंगे तो सीधी बात है, वो कहीं रुकेंगे, और कहीं रुकने के लिए उनको घर चाहिए, घर के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो उतना रहता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, रोड के किनारे, सड़क के किनारे बांस, बाम्बू या फिर ताड़पत्री लेके या फिर रहना चालू कर देते। धीरे धीरे उसको पतरा डाल देंगे, धीरे धीरे दीवारें खड़ी कर देंगे, है ना। एक बना लिया, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कम रहने की सुविधा हो जाती है जब इंसान को, तो कमाने की सुविधा देखता है, तो फिर ऊपर भी एक बना लेता है, वो उसको भाड़े पे दे देता है। बराबर ना बेटा। ये देखिए अगला चित्र, देखिए आप समझ जाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को ये चित्र? कुछ लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा तो लोग बोलते होंगे कि भाई सब गरीब लोग हैं, है ना। लेकिन बेटा आप ये भी नजरिया देखो कि आप ध्यान दोगे तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक दो तीन चार, आप देखेंगे चार चार महले के यहाँ पे रूम बनाए गए हैं। और ये जो चार चार महले के रूम बनाए गए हैं ना, ये रहने की सुविधा को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया है। रहने की सुविधा के लिए तो ग्राउंड फ्लोर काफी था, चलो परिवार बड़ा है तो एक फ्लोर और बना लिया, समझ में आता है। लेकिन ऊपर और दो बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि और दो जो बने हैं वो कमाने की दृष्टि से बने हैं। शहरों में प्रॉब्लम होती है, रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोग झुग्गी झोपड़ियों का सहारा लेते हैं। झुग्गी झोपड़ियां अगर रहने की सुविधा दे भी देती हैं तो लोग फिर उससे कमाने की कोशिश करते हैं। जब कमाने की कोशिश करते हैं तो झुग्गियों के ऊपर झुग्गियां बनाते रहते हैं, और उसी तरह झुग्गियां बनते रहती है। और आपको मैं ये बता दूं कि भारत में ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियां हैं माहिम, जिसको हम लोग धारावी के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा स्लम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ये देखिए चित्र। शहरों में आपको ऐसी झुग्गियां, आपको विकसित देशों में ऐसी झुग्गियां झोपड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारे हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इनकी देश की जनता को ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, गुजर बसर करना पड़ता है। यहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है, यहाँ पर स्वच्छता का अभाव होता है, यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी के डैमेज होती है, यहाँ पर बहुत सारे अपराधों का विकास होता है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, हर नगर की एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ। ओके बेटा, ये देखिए, बताइए लोगों को जरा सा भी डर नहीं है कि अगर पहाड़ में थोड़ा भी कंपन होगा तो पहाड़ के चट्टानों के साथ हमारा आशियाना भी गिर जाएगा। लोग रिस्क लेके रह रहे हैं। कह सकते हैं कि पैसे की कमी है। लोग, ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जो कि गांव खेड़े से आए हैं, जिनके पास उतनी आमदनी नहीं है, जिनके पास उतना परचेसिंग पावर नहीं है कि कहीं अच्छा रूम ले ले किसी बिल्डिंग में या फिर किसी बैठी चौल में। तो वो लोग ही बेचारे झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किए जाते हैं, और फिर ये निर्माण ही आगे चल के उस नगर की एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लगते हैं। आप देखे होंगे बसों में कितनी भीड़ होती है, ट्रेनों में कितनी भीड़ होती है। सुबह के समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, अधेड़ उम्र की महिला और बच्चे ट्रेवलिंग तो कर ही नहीं पाएंगे पीक आवर्स में, जिसमें लोग काम पे जाते हैं और घर पे जाते हैं। इतनी भीड़ होती है, आप देख के डर जाओगे। कभी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा ट्रेनों में आते जाते। ये देखिए बेटा अगला चित्र आप देख सकते हैं, यातायात। अब मैं मुझे यकीन, मुझे पता है अच्छे से कि मैं अगर दादर से 5 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ विरार आने के लिए, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 6:30 बजेंगे, स्लो ट्रेन अगर होगी, है ना। अगर फास्ट ट्रेन होगी तो 1.25 घंटा लगेंगे, स्लो ट्रेन होगी तो 1.5 घंटा, यही डेढ़, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगने वाला है अगर मैं ट्रेन से आऊंगा। लेकिन मैं वही दादर से विरार अगर आने लगूंगा शाम के समय में बाय रोड, तो आप यकीन मानिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे।
इतना ट्रैफिक रहता है बेटा, नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। नेशनल हाईवे पे भी जितना ट्रैफिक रहता है, गाड़ियां पास होते होते, इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो सीधी बात है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों की एक प्रॉब्लम होगी, उसी तरह यातायात भी एक प्रॉब्लम बनेगी। एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम से तीसरी प्रॉब्लम। आपने देखा झुग्गी झोपड़ियां बढ़ी, लोग बढ़े तो झुग्गी झोपड़ियां बढ़ी। अब झुग्गी झोपड़ियां बढ़ी तो लोग बढ़े तो यातायात के साधन भी बढ़े, तो उससे यातायात गतिरोध होने लगा। यातायात गतिरोध ये नगरीकरण की दूसरी समस्या है बेटा। इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम हमेशा रहता है। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में और अच्छी स्थिति में आप ट्रेवलिंग कर लोगे। लेकिन अगर यही ट्रेवलिंग पीक आवर में आपको बाय रोड करना हो, तो आप परेशान हो जाओगे, बैठे बैठे गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो जाओगे। इतना ट्रैफिक होता है कि आप ऊब जाओगे। वो 2 घंटे का सफर आपको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे तक करना पड़ता है। इतने सारे ट्रैफिक होते हैं, इतने सारे यातायात गतिरोध होते हैं। एक तो ट्रैफिक तो होता ही है, ऊपर से सिग्नल्स होते हैं अलग अलग। फिर बीच बीच में आपको कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसकी वजह से, अब क्या होता है, नगरीकरण जब प्रक्रिया होती है ना बेटा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। जब पुल बन रहा है, कहीं मेट्रो के लिए बन रहा है, तो वहां पे फिर रास्ते फिर सकरे होते हैं, और जब रास्ते सकरे होंगे तो सीधी बात है, ट्रैफिक तो लगेगा ही। तो यातायात गतिरोध ये नगरीकरण की दूसरी समस्या है बेटा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगली समस्या। ये देखिए, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं। हाँ, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, ये तो एक समस्या है ही, ये वायु प्रदूषण का। उसके अलावा ये जो अभी मैंने बताया यातायात गतिरोध होता है, अभी तो महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कोलकाता में कैसा है कि सीएनजी का उपयोग ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ महानगरों में। आप जरा विरार या फिर उसको क्रॉस करोगे ना, तो वहां पे सीएनजी नहीं है, वही पेट्रोल डीजल चल रहा है। और जब ये पेट्रोल डीजल चलता है गाड़ियों में से, तो बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है, और इसका सीधा इफेक्ट वहां पे लोगों के ऊपर पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंतर्गत, वायु प्रदूषण कितना खतरनाक होता है लोगों के फेफड़ों के लिए, उनके श्वसन प्रक्रिया के लिए। तो ये प्रदूषण भी आप कह सकते हैं कि एक तीसरी समस्या है। जैसे कि आपने देखा, झुग्गी झोपड़ियां एक समस्या है, यातायात गतिरोध एक समस्या है, उसी तरह प्रदूषण भी एक नगरीकरण की समस्या है बेटा। प्रदूषण में भी अलग अलग टाइप है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण के साथ साथ में बेटा ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता है। आप यकीन नहीं करोगे, आप अगर पीक आवर में अगर आप बाई रोड ट्रेवलिंग कर रहे हैं हाईवे से, और वहां पे जाम लग जाए या फिर ट्रैफिक का गतिरोध हो जाए, तो आप इतना हॉर्न, इतना आवाज, इतना पोल्यूशन रहेगा ना, आपको वोमिटिंग आ जाएगी, आपका मन खराब हो जाएगा। कई बड़े लोग तो अपना गाड़ी बंद करके एसी ऑन कर लेते हैं। और जो फिर अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहा है, वो बेचारा इन सब चीजों को झेलता है, उसकी नाकें, उसके फेफड़े, और फिर उस बहुत एकदम स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ये आप देख रहे हैं एक चित्र में, स्लाइड में, कैसे चिमनियों से निकलता हुआ दिखा धुआं नाकों में जा रहा है। ये हवाओं में आएगा, हवाओं से, इसी हवा का तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना बेटा, यही तो हम इनहेल कर रहे हैं। तो ये अगर वायु प्रदूषित होगी, तो सीधी बात है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर अल्टीमेट पड़ने वाला है। अब आगे देखिए, ये देखिए, हम्म ये देख रहे हैं आप लोग, नालों में से निकलता हुआ कितना गंदा पानी, है ना। नालों में तो गंदा पानी होगा ही, नालों में तो गंदा पानी होगा ही, लेकिन इतना गंदा कि वो हद हो गई। देखो कितना गंदा पानी है, कि वो तालाब और झील और झरनों को खराब कर देगा। क्या होता है कि जब भी कोई, आप देखे होंगे, आपको अगर ऑब्जर्वेशन, अगर आप करते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, तो गांव खेड़ों में आप जाते होंगे, तो पहले की नदियों में पानी बहुत हुआ करता था। अब की नदियों में आप देखोगे तो पानी नहीं दिखते, सिर्फ दग्गड़ दिखते हैं, पत्थर दिखते बड़े बड़े। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आजू बाजू क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती है। जो फैक्ट्री लग जाती है, तो वो क्या करती है, नदी का पूरा शोषण कर लेते हैं। और फिर बाद में, अभी आपने सुना होगा, गंगा गंगा की सफाई के लिए भी बहुत सारा प्रोजेक्ट चालू है, बहुत सारा काम चालू है।
क्यों? क्योंकि ये सब जब शहर बनते हैं, जब नगर बनते हैं, जब उद्योग धंधे खुलते हैं, तो ये पूरा कचरा जो है कंपनीज का, उद्योगों का, उद्योग कारखानों का, ये सब हमारे नदियों में जाता है। नदियों में जाएगा, फिर नदियाँ दूषित हो जाएँगी। तो ये जल प्रदूषण भी देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये मुंबई का ही सीन है, एक बोट के पास झील में कितना सारा कचरा है। ये सारी बातें हैं बेटा, नगरीकरण की ये सारी समस्या है, झुग्गी-झोपड़ियाँ, प्रदूषण, और एक और इसमें है जिसकी स्लाइड मेरे पास नहीं है इस समय, अपराध। अपराध एक बहुत बड़ी एक नई समस्या, नई और बड़ी समस्या आप कह सकते हो कि बाकी जो असुविधाएँ थी, जो बाकी सब समस्या है, जैसे कि झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, यातायात की गतिरोध है, प्रदूषण है, ये तो है ही। लेकिन अपराध एक नई समस्या निर्मित हो रही है शहरों में। शहरों में आप देखेंगे जिनके पास उद्योग धंधे नहीं है, जिनके पास काम धंधा नहीं है, उन लोग अपनी-अपनी एक गैंग बना लेते हैं, लूट-पाट करते हैं। अपराध भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नगरीकरण की ये एक समस्या कही जा सकती है। गाँव-खेड़ों में आपको अपराध उतना नहीं दिखेगा, लेकिन शहरों में, नगरों में इसकी संख्या ज़्यादा होती जा रही है। ओके बेटा? तो ये था आप लोगों का अभी तक का पूरा नगरीकरण के बारे में। मैं आपको बता दूँ कि आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा। हाँ, एक छोटा-सा मैं रिवीज़न करा लूँ आप लोगों का। ये देखिए बेटा, नगरीकरण की परिभाषा देखिए श्रीनिवासन की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि ही नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन भी है। ये केवल जनसंख्या, नगरीकरण केवल जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि वरना आर्थिक और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया है। और फिर हम लोगों ने विशेषताएँ देखी, ये उद्योग बनते हैं, नगरीकरण में नगर नगर बनते हैं, इसमें कम स्थान में अधिक लोग वास करते हैं, शहरी जीवन शैली को आत्मसात करते हैं, शिक्षितों का अनुपात ग्रामीणों के अनुपात से अधिक होता है। यहाँ पे विभिन्न-विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है, तेज होती है। और ये फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा नगरीकरण के लाभ। तो नगरीकरण के लाभ में सबसे पहला है सामाजिक एकता, आप देख रहे होंगे चित्र में। उसके बाद में दूसरा लाभ था इसका आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में आपको मैंने दिखाया था कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी-बड़ी सुविधाएँ यहाँ पर मिलती हैं। फिर ये देखिए मॉल आप देख सकते हो, हॉस्पिटल्स देख सकते हो, है ना? फिर उसके बाद में सुख सुविधाएँ हैं। सुख सुविधाएँ तीसरा लाभ है नगरीकरण का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे, सुविधाएँ मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया हेल्थ, शिक्षा, और हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया, यातायात हो गया। हर चीज़ की आपको सुविधा यहाँ पर आपको शहरों में, नगरों में मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर आधुनिकीकरण तो बताया, सुख सुविधाएँ हो गई, ओके, आधुनिकीकरण हो गया, सामाजिक एकता हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, सुख सुविधा। फिर बाद में मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि नगरीकरण की क्या-क्या समस्याएँ हैं बेटा। तो जिसमें मुख्य तौर पे सबसे बड़ी समस्या है झुग्गी-झोपड़ियाँ, और उसके बाद में चित्र आप देख रहे होंगे। झुग्गी-झोपड़ियों के बाद में फिर ना, झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जब गाँव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, तो शहर की तरफ पलायन करने पर उनके पास उतनी कीमत नहीं होती है कि वो अच्छे मकान ले सके। अच्छे मकान ना ले पाने की वजह से वो सड़क के या फिर गाँव शहरों के यहाँ-वहाँ एक बिना किसी ढाँचे के वो कहीं भी झुग्गियाँ बनाने लगते हैं, और जिससे झुग्गी-झोपड़ियों का विकास होने लगता है, और ये नगरीकरण की एक समस्या बन जाती है आगे चल के। यातायात की प्रॉब्लम होने लगती है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा गाड़ी व्हीकल्स आ जाती है, ज़्यादा व्हीकल्स आ जाती है तो ज़्यादा ट्रैफिक्स हो जाता है। उसके बाद में प्रदूषण, सीधी बात है, अगर व्हीकल्स बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज़ बढ़ेंगे और संसाधन, यातायात के साधन बढ़ेंगे, तो सीधी बात है प्रदूषण भी बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में से निकलने वाला जो पानी है, गंदा पानी है, विषैला पानी है, उससे हमारा जल भी प्रदूषित होगा। जल प्रदूषण आप देख सकते हैं। और एक आखिर में अपराध मैंने बताया, जो कि अब नई-नई समस्या है
शहरों में उत्पन्न हो रही है। अभी लॉकडाउन में वैसे भी लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, तो हम आप सुने होंगे आजू बाजू में जो लोग गांव चले गए थे, कई महीनों से 2-3 महीनों से गांव में रह रहे, अपने घरों में नहीं रह रहे, दुकानों में नहीं आ रहे, तो वहां पर चोरियां भी ज्यादा हुई हैं। तो ये एक समस्या आप कह सकते हैं। ओके, आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए बेटा। आप पूछिए ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर अभी आपने बताया कि झुग्गी झोपड़ियाँ प्रमुख समस्या है, तो सर इसका हल क्या है? इसका हल सरकार की तरफ से निकलना चाहिए। इसका हल व्यक्तिगत स्तर पे नहीं निकाला जा सकता है, प्रशासकीय स्तर पे ही निकाला जा सकता है। या फिर सरकार उनको कहीं, जैसे कि स्लम, आपने सुना होगा कि ये अभी SRA, स्लम्स रीडेवलप्ड, है ना, SRA चल रहा है ना। ये SRA इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि ताकि स्लम को हटा के वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाए, वहां पे लोगों को रहने का मकान दिया जा सके। SRA चलाया गया है। ओके बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। यस। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या? हाँ पूछिए, अंगद पूछिए। अंगद, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये गांव में भी तो बिजनेस सर चला सकते हैं ना अपना, तो सर क्यों ज्यादा से ज्यादा सर मुंबई में ही आते हैं सब? हाँ ओके, बहुत अच्छी बात है, गांव में बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन बेटा कभी भी गांव में बिजनेस चलाने जाओगे आप, तो आपको वो सारी सुविधाएं मिल सकती हैं क्या? बिजली मिल सकता है उतना जितना शहर में मिलती है आपको? नहीं सर। है ना, बिजली नहीं मिल सकती। ऊपर से वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वहां पे रंगदारी बहुत चलती है। हाँ वहां सर। पे आपको सुकून से काम नहीं करने देंगे, आपसे एक्सटॉर्शन मनी मानी जाएगी। यहाँ पर शहरों में ये सब नहीं होगा, है ना। यस वो सर। कोई भी आके आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके व्यवसाय को डिस्टर्ब करता है। गांव में लोग नाम पे, बल पे, जाति के नाम पे बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये सब नहीं हो पाता है। यहाँ पर पुलिस का शहरों में ज्यादा फोकस वो रहता है, दबदबा रहता है। ओके। हाँ सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके, और बेटा किसी को कुछ पूछना है क्या? अच्छा, आज हम लोगों ने नगरीकरण को देखा, नगरीकरण की परिभाषा देखी।